तो आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव साथियों हो रहे हैं और हर 5 साल के बाद लोकसभा चुनाव होते हैं। तो कुल मिला के साथियों, लोकसभा चुनाव के बाद जो जस्ट एग्जाम होते हैं साथियों, उसमें लोकसभा से संबंधित क्वेश्चंस आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को साथियों पूरी तरीके से खत्म करेंगे। एकदम सर्वश्रेष्ठ 50 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देखेंगे। मेरा मानना है साथियों, इन 50 क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आराम से साथियों यहाँ पर से आपके फंस जाएंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है साथियों। तो अभी मैंने आपको बताया 5 वर्ष के बाद होता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले लोकसभा का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि लोकसभा का गठन किया गया था तो 1952 में साथियों सबसे पहले लोकसभा का गठन किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है, बताइए। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है, बताइए। तो आप लोग यहाँ पर साथियों ध्यान रखेंगे, अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना एक तरीके से त्यागपत्र देना होता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। लेकिन अगर ये मान लीजिए आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा के उपाध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहे या त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देते हैं? तो वो साथियों लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। जैसे कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। वैसे ही साथियों यहाँ पर बिल्कुल संबंध है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखते हैं, बताइए। तो अगर बात करें साथियों, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वो लोकसभा को कभी भी साथियों भंग कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को कम से कम एक बार साथियों लाइक कर दीजिए। सबसे पहले एक काम करिए, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक वाला साथियों बटन दबा दीजिए, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, बताइए। तो अगर बात करें साथियों कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो अगर आपका जवाब 543 है तो बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि भारत में 543 लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र साथियों कब आयोजित किया गया था, बताइए। तो अभी मैंने आपको साथियों बताया कि 1952 में, लेकिन डेट अगर आपसे पूछ ली जाए तो 13 मई 1952 आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र जो आयोजित किया गया था वो 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। चलिए अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं साथियों, बताइए। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं, इसलिए सही जवाब आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बिल्कुल सही। जो पहला अगर बात करें, बजट सत्र आयोजित किया जाता है जो कि फरवरी से मई तक होता है। मानसून की अगर बात करते हैं, मानसून सत्र की, तो जुलाई से सितंबर। और शीतकालीन सत्र साथियों जो होता है वो नवंबर से मध्य दिसंबर तक। कुल मिला के ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है, बताइए। तो आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है, तो 552 आपको साथियों बताना है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 552 है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, राजीव कुमार इनका नाम है और ये प्रेजेंट टाइम पर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार इनका नाम है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, देखिए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का एक प्रमुख होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख कौन होते हैं, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, यही भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के
राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगर अवधि की बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए साथियों, वो इनका ये रिटायर हो जाते हैं। उसके अलावा चुनाव आयुक्त की अगर साथियों बात करते हैं क्या चुनाव आयुक्त की, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। आपने अभी देखा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है, लेकिन सिर्फ चुनाव आयुक्त आपसे पूछा जाए तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू आपको बताना है। आपसे कभी एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कई बार कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सिन्हा साथियों पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यह भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे अनंत शयनम अयंगर का नाम। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के साथियों प्रथम अध्यक्ष थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो इनका नाम साथियों मीरा कुमार है, और मीरा कुमार ही साथियों लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? तो अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? अधिकतम 20 सीटें हो सकती हैं। आप लोग ध्यान रखें कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ज्यादा से ज्यादा साथियों 20 सीटें हो सकती हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। साथियों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन में एक अहम भूमिका होगी टारगेट सिलेक्शन के। क्योंकि साथियों जो कंटेंट यहां पर आपको दिया जा रहा है वो ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठाकर आपको दे दिया जाए, वो एकदम सिलेक्टेड कंटेंट होता है, चुनिंदा कंटेंट होता है, जो देखा जाता है पहले उसका विश्लेषण किया जाता है कि एग्जाम के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है भी या नहीं, कि आपके एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है या नहीं। तो साथियों जब देखा जाता है कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, तो वो कंटेंट आपको साथियों पढ़ाया जाता है। तो अगर आप वाकई में साथियों 2024 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, भले वो कोई भी एग्जाम हो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर साथियों क्लिक कीजिए, ये समझ लीजिए जो कंटेंट आपको दिया जाए उसको पढ़ लीजिए, एग्जाम बहुत आराम से आपका क्रैक हो जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है साथियों बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, यही लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कहलाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्ष कौन करता है बताइए। जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष भी साथियों अपने पद पर ना हो तो उनकी जगह पर लोकसभा के उपाध्यक्ष उनका काम करेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन बन जाती है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उनकी जगह पे साथियों कौन आएगा? जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत लोकसभा का सदस्य है वो फिर बैठेंगे लोकसभा के अध्यक्ष की जगह पे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है साथियों बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अगर बात करते हैं यहां पर लोकसभा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारतीय संसद का जो लोकसभा सदन है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता साथियों कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ये सैकड़ों बार साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए सामान्यता लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है बताइए। तो इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि प्रश्नकाल क्या होता है। तो आज आप लोग ध्यान रख लीजिए साथियों, जो लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब दिए जाते हैं, तो उसको साथियों प्रश्नकाल कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए नारी वंदना अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रतिशत साथियों सीट आरक्षण की गई है महिलाओं के लिए? तो मैं कहूंगा साथियों 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए लोकसभा में। या आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए यह कौन निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है? तो ये तो साथियों कौन ये बात निर्णय करते हैं? साथियों लोकसभा के अध्यक्ष ये निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक कैसा विधेयक है, धन विधेयक है या सामान्य विधेयक है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है बताइए। तो लोकसभा में जो आम बजट प्रस्तुत किया जाता है वो तो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। या आप लोग ध्यान रखेंगे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इनमें से किसमें पास किया जा सकता है। यानी कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव साथियों पास करना हो तो वो कहां पर पास किया जा सकता है, वो लोकसभा में साथियों पास किया जा सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत की संसद किन किन से मिलकर बनी है। देखिए संसद की जब हम बात करते हैं तो संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार अगर बात करें साथियों ऐसा ऑप्शन कहां पर है जिसमें ये तीन है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं, तो साथियों ये संसद जो मिलकर बनी है ना वो इन तीन से ही मिलकर बनी है। तो भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बताइए। तो लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे जीवी मावलंकर को ही लोकसभा का जनक कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट ये कब लागू होता है। तो साथियों ये कब लागू होता है, ये तो चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद लागू हो जाता है। आदर्श आचार संहिता ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करें भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है। तो साथियों ये कौन लागू करता है, ये तो भारतीय निर्वाचन आयोग लागू करता है। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है। तो ये कब से कब तक लागू रहती है, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक, या चुनावी तारीखों के ऐलान कर बाद से मतदान होने तक, या चुनावी तारीखों के 6 महीने बाद तक। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक आचार संहिता साथियों लगी रहती है। जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं साथियों बताइए। तो अब साथियों इसका राइट आंसर जो होगा, अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या बताएंगे कि एक भी नहीं। यानी कि अब जो हिसाब है साथियों, अब जो कानून है वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नहीं मनोनीत कर सकता। राइट आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। तो लोकसभा के गठन के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 81 में बताया गया है। या आप लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। जो लोग भी साथियों अलग अलग परीक्षाओं के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन सभी तक ये वीडियो आप लोग पहुंचा दीजिए। जो भी आपके पास ग्रुप्स हों उन सभी ग्रुप्स में साथियों वीडियो आप लोग पहुंचा दीजिए। तो वाकई में साथियों मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब जब जितने जितने लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, जो भी वीडियो शेयर करते हैं, वो मुझे मालूम पड़ता रहता है साथियों। वो सब डाटा, वो सब आंकड़े साथियों दिखाए जाते रहते हैं YT स्टूडियो में, सब पता चल जाता है कि हाँ इतने चाहने वाले जो लोग हैं वो इतने लोग हमारी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो आप सभी का साथियों बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि आपने इस चैनल को इतना सारा आप लोग प्यार दे रहे हो। और क्योंकि साथियों कंटेंट भी यहाँ से आपको बहुत शानदार मिल रहा है, जो और चैनल है साथियों उससे बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो प्यार तो साथियों आपका वाजिब हो जाता है हमारे लिए। चलिए अब उसके बाद देखिए मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है साथियों। तो 500 निर्धारित की गई है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। यहां पर अगर बात करें लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। तो वो साथियों 104वां संविधान संशोधन 2019 था, जिसके तहत साथियों राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को समाप्त किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र साथियों कौन सा है बताइए। तो अगर बात करें साथियों इसका नाम है, इस क्षेत्र का नाम है चांदनी चौक, और क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति के लिए सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या साथियों कितनी होती है बताइए। तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 भाग, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 भाग। तो मैं कहूंगा साथियों अगर लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए अगर साथियों देखिए गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति का मतलब होता है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। यानी कि अगर साथियों मान लीजिए सदन में कितने लोग हैं साथियों, अगर साथियों 50 लोग हैं, ठीक है ना, तो सदन के कुल संख्या का यानी कि इस 50 का 10वां भाग, इसका साथियों 10वां भाग क्या हो जाएगा? लगभग साथियों 5 हो जाएगा। तो इतने लोग अगर मान रहे हैं तो साथियों उस पर विचार विमर्श होगा, इसका मतलब ये है। तो जितने भी सदस्य हो, जरूरी नहीं 50 हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो साथियों जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या जब युद्ध चल रहा हो, या जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से सबसे सटीक जवाब जो होगा यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से साथियों बढ़ाया जा सकता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कि लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? तो अगर साथियों कोई लोकसभा का सदस्य है, ठीक है ना, अगर उस सदस्य साथियों वो सदस्य 60 दिनों तक यानी कि 2 महीने तक नहीं आता है सदन में, तो उसकी साथियों जो है ना वो सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये आपको राइट रखना है साथियों, राइट आंसर आपका हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो साथियों 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। सही जवाब यहाँ पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करते हैं बताइए। तो प्रोटेम स्पीकर की जब हम बात करते हैं कि इनको कौन नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही साथियों अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे क्या कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, यानी कि उसके 1 वर्ष के बाद और भी बढ़ाई जा सकती है 1 वर्ष के लिए, लेकिन साथियों 1 वर्ष के लिए ही ये बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है बताइए। तो साथियों किस अनुच्छेद से संबंधित है आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 330 से संबंधित है। यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो है साथियों वो इसका जिक्र किस में दे रखा है? वो अनुच्छेद 330 में दे रखा है, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो अगर बात करें सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। या आप लोग ध्यान रखेंगे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? तो किसके आधार पर निर्धारित की जाती है साथियों? तो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो साथियों कितनी है? 84 है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं बताइए। तो अगर लोकसभा के किसी भी सदस्य को अपना रिजाइनमेंट देना होता है या त्यागपत्र देना होता है या इस्तीफा देना होता है साथियों, तो वो किनको देते हैं? वो लोकसभा में अध्यक्ष को देते हैं साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकते हैं? तो किसकी सलाह पर साथियों भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है राज्यसभा में, लोकसभा में या उपयुक्त दोनों में। तो मैं कहूंगा साथियों आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है तो वो लोकसभा में साथियों पेश किया जाता है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए यहां पर अगर बात करें लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? तो किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा तो नहीं, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के निवासी के द्वारा तो नहीं, और उसके अलावा साथियों भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, या भारत के किसी नागरिक के द्वारा तो नहीं। कुल मिला के सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? तो भारत के किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, यानी कि सिर्फ वो नागरिक भी ना हो, उसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में भी होना चाहिए साथियों, वो दाखिल किया जा सकता है। चलिए अब उसके बाद देखिए 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों कौन सी लोकसभा का चुनाव है, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता साथियों क्या है? यानी कि अगर लोकसभा का चुनाव कोई लड़ रहा है तो कम से कम उसकी आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? तो अगर बात करें आप लोग ध्यान रखेंगे 1952 की बात है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। तो इसमें कितने राष्ट्रीय दलों ने? तो 14 राष्ट्रीय दलों ने साथियों चुनाव में भाग लिया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हुए, बिल्कुल सही। इसमें कितनी ऐच्छिक सीटें थीं और कांग्रेस ने इसमें से कितनी सीटें हासिल की थी साथियों, ये आपको बताना है। ये आप साथियों कहीं से पता करके बताओ, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है साथियों। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो सकता है। तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बतलाएंगे। इस वीडियो को साथियों शेयर करेंगे, अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा साथियों मैंने करंट अफेयर की कुछ वीडियोज बनाई हैं, जिसके पूरे अप्रैल महीने का करंट अफेयर बना रखा हूं साथियों। उसके अलावा लास्ट 6 मंथ का भी करंट अफेयर मैंने बनाया है, उन वीडियोस को भी साथियों अगर आप देखते हैं तो मेरा मानना है कि करंट अफेयर में साथियों आप सॉलिड हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को साथियों सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।